जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि लेखपाल पर जो तहसील वर्क है और जो पॉलिटिकल प्रेशर है, ये दोनों प्रेशर किस तरह से हैं और किस स्तर तक ये प्रेशर है। तो हम दोनों पे बात करेंगे कि लेखपाल पर जो है तहसील का जो काम है उसका लेखपाल वर्क जो है वो कितना प्रेशर है लेखपाल के ऊपर, और जो राजनीतिक दबाव है क्या वो भी बनता है, और वो है तो किस तरह से बनता है। ठीक है, तो दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि तहसील स्तर से जो है काम का कितना प्रेशर है लेखपाल पर। तो देखिए, उसको समझने के लिए आपको वन बाय वन कुछ काम समझने होंगे कि ये किस तरह के काम है और ये किस वजह से इनमें जो है प्रेशर बनता है। तो देखिए, मैं वन बाय वन करके देखिएगा, मैं काम शुरू करता हूँ। देखिए, हमारे कुछ डेली रूटीन के काम होते हैं, आपको जो काम करना होता है प्रतिदिन का। देखिए, एक तो फर्स्ट नंबर पे जैसे आय जाति निवास है, ये आपको प्रतिदिन इन पे रिपोर्ट लगानी होती है, क्योंकि आप अपना फोल्डर जब चेक करोगे तो आपको हर रोज लगभग 10 से 15 जो आय आय जाति मूल निवास प्रमाण पत्र आपको मिल जाते हैं। तो देखिए, उस वो आप जो रिपोर्ट लगाओगे तो उसको बिना जांच करे तो नहीं लगाओगे। तो या तो आपको गांव में जो आपके क्लोज जिन लोगों से संपर्क है, वो उनसे आप फोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर गांव में जाके कहीं ग्राम प्रधान से या फिर आसपास के लोगों से आप पूछ सकते हो, और पूछकर जो है कि ये सही है या गलत है, उसके बाद आप रिपोर्ट लगा सकते हो। देखिए, ये डेली रूटीन का काम है कि आपको ये काम डेली करना होता है। ठीक। दूसरा, इसके लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है कि भाई रजिस्टर जो है उसमें आप लिख कर रखोगे। ये इसलिए क्योंकि कोई आदमी ऐसा जाति और निवास के लिए तो आवश्यकता नहीं पड़ती रजिस्टर की। रजिस्टर की जो आवश्यकता पड़ती है आपको, वो आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि मान लो कोई एक आदमी ए, उसने जो है अपना आवेदन किया, आपने जो है जांच करके रिपोर्ट लगा दी, उस पर जो है 72,000 रुपए की कि आप ये 72,000 रुपए प्रतिवर्ष कमाता है। ठीक है, अब उसने देखा, उस आदमी को लगा कि भाई इसने मेरी जो है वो ज्यादा बन गई है, तो कम बनवाने के लिए वो दोबारा भी आवेदन कर सकता है। तो आप जो है अपना फिर वो रजिस्टर खोल के देखेंगे कि भाई इस नाम का तो मेरे द्वारा बना दिया गया है, 72,000 का है, तो आप या तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा या फिर जो का तो वही 72,000 की बना दीजिएगा। ठीक है, आप एक ही टाइम में दो दो इनकम सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। दोनों है तो वो सेम होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हमें रजिस्टर की आवश्यकता होती है ताकि हम उसको रिकॉल कर सकें। ठीक है, दूसरा जो काम होता है आपका, वो दैनिकी का होता है। दैनिकी से मतलब दिनचर्या, वही हम उसको बोलते हैं। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है। देखिए, लेखपाल के हाथ में अटेंडेंस रजिस्टर खुद के हाथ में होता है। आपने क्या किया है वो शाम को आप घर बैठ के 2 लाइन उसमें लिख सकते हो, 3 लाइन, कि मेरे क्षेत्र में जो है आज मैंने ये काम किया, और मेरे क्षेत्र में या मेरे सर्किल में या जहाँ पर मेरी पोस्टिंग है वहाँ पर कोई अधिकारी आए तो आप वे लिख सकते हो कि आप जो है आज डीएम सर का दौरा मेरे क्षेत्र में रहा, या एसडीएम सर मेरे क्षेत्र में जो है इस जांच के लिए आए। वो दैनिकी में लिखना होता है, तो ये भी डेली रूटीन का काम होता है। आपको ये काम डेली करना होता है। ठीक है। तीसरा आते हैं, तो तीसरा काम आपको एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन देखिएगा आपको रोज मिलती है। हालांकि आप, ये डिपेंड उस चीज पे भी करता है कि आपका जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या है, आप किस हिसाब से काम करते हो। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है। आप अगर अच्छे काम करते हो तो एप्लीकेशन कम होती है। ठीक। हालाँकि कभी-कभी हो जाता है कि अच्छे काम करने के बाद भी एप्लीकेशन ज़्यादा होती है। तो अब एप्लीकेशन जो है वो किस तरह की आएगी, उन पे आपको जाँच करनी होती है, रिपोर्ट देनी होती है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है कि उनमें थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है कि उनमें लिमिटेड टाइम होता है। 15 दिन के अंदर आपको जो है रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ठीक है, तो अब वो एप्लीकेशन आपका ईडब्ल्यूएस के लिए हो सकती है। भाई किसी विद्यार्थी को कोई एग्ज़ाम देना है, तो उसने ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट बनवाने के लिए, वो जनरल से कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट बनवाने के लिए आवेदन किया, तो आप उसकी जाँच करोगे। ठीक है? अब वो जाँच आपको जल्दी करनी होगी। ठीक है? तो उसके लिए आप गाँव में जाएँगे, उसका घर देखेंगे कि 200 गज से ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है? शहर में है तो क्या उसका 100 गज से ज़्यादा तो नहीं है, ये लिमिट होती है। उसकी इनकम जो उनकी परिवार की जो इनकम है वार्षिक, वो 8 लाख से ज़्यादा तो नहीं है, वो इनकम सर्टिफ़िकेट आपको देंगे, उसकी कॉपी देंगे, तो वो जाँच आपको वहाँ करनी होगी। ठीक है? दूसरा आपका एक एप्लीकेशन राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना होती है।
उसकी भी आपको थोड़ा लिमिटेड टाइम में करनी होती है, ठीक। फिर आप मान लो किसी की जो खतौनी होती है, ज़मीन रिकॉर्ड होता है, उसमें उसका नाम गलत है तो एप्लीकेशन मिल सकती है। उसमें आप जाँच कर सकते हो कि क्या वास्तव में ये अपना सही नाम दर्ज कराना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे के नाम पर, किसी दूसरे की ज़मीन पर वो अपना नाम दर्ज ना करा ले। तो इस चीज़ की हमें जाँच करके रिपोर्ट देनी होती है। दूसरा, कोई नाली का इश्यू हो सकता है, नाली से मतलब कोई सरकारी नाली है, ठीक है? वहाँ पर कोई उस पर कोई अतिक्रमण कर लिया या उसको काट दिया, तोड़-फोड़ दिया, तो उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन हो सकती है, आपको मौके पे जाना पड़ेगा। चक्रोड से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है, किसी ने चक्रोड है वो खत्म कर दी, ठीक है? तो वो आपको वो एप्लीकेशन वहाँ लेके जाना होगा, ठीक है? तो अब इन काम से आप डरिएगा मत कि इतने एप्लीकेशन इस तरह की है, इससे भी बहुत अलग-अलग तरह की एप्लीकेशन आती है। उन सब का आप जो है खुद देखिएगा, अगर हो सकता है आपके स्तर से तो करिएगा, अदरवाइज़ डरने वाली कोई बात नहीं है। आपसे ऊपर बहुत सारे अधिकारी हैं, आपके ऊपर राजस्व निरीक्षक मतलब कानून वो है, उनसे ऊपर नायब तहसीलदार है, फिर तहसीलदार सर है, फिर एसडीएम सर है, तो ये पूरा तहसील स्टाफ है, आपको हर तरीके का सहयोग मिलेगा। और पुलिस फ़ोर्स की भी आवश्यकता होती है, तो आप 2 लाइन लिख के दे दीजिएगा तहसीलदार सर को, वो वहाँ आप वो लिख देंगे, आप फिर संबंधित थाने में दे दीजिएगा, वहाँ से आपको पुलिस बल मिल जाता है। ठीक है? तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये 3 मैं आपको अभी तक काम बताए जो हमारे लगभग डेली रूटीन के हैं, ठीक है? हालाँकि एप्लीकेशन में आप 1-2 दिन आगे-पीछे कर सकते हो, कुछ अगर उसमें समय हो, समय आपके पास फिक्स होता है, सामने होता है कितना टाइम है मेरे पास, ठीक है? 1 महीना है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तीसरा देखिए एक डेली रूटीन का काम, मान लो कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो उनके वारिसों के उनके नाम ज़मीन है, वो कृषक है, किसान है, तो उनके नाम कोई ज़मीन है, तो वो आप उनके बच्चों के नाम करोगे, ये भी काम आपका है। तो इसमें आज ऑनलाइन प्रक्रिया है, आप चाहो तो उसमें आपके पास फ़ोल्डर है, अपने फ़ोल्डर से जो है, वो आप ऑनलाइन कर दोगे, ठीक है? तो ये लगभग आपको मान लीजिएगा रोज़ एक आध कोई केस ऐसा मिल जाता है, और नहीं तो 8 दिन में तो 4 3-4 केसेज़ तो मिलते ही हैं। तो लगभग ये भी आपका डेली रूटीन वर्क ही है, ठीक है? अ, ये देखो, ऐसा तो नहीं है कि अ, डेली रूटीन का इसलिए बनता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं आ पाते, कि कोई डेथ हो गई, है ना? कोई पुराना केस है 2 साल पहला, 3 साल पहला, तो वो लोग आते रहते हैं। हालाँकि हमें प्रतिबद्धता से ये देखना चाहिए कि भाई कोई गाँव में डेथ हुई है, नहीं हुई है, तो उनको हमें खुद इन्फॉर्म करके वो काम उनका कर देना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो ये आपको चौथा काम था आपका, ये मृतकों की जो भूमि है उनके वारिसों के नाम करना, ठीक है? 5वां अगर हम देखें तो आपको जो है ग्राम सभा की जो ज़मीन है उनकी रक्षा करनी होती है, आप उनके रक्षक होते हैं। तो आप जो है वो देखिएगा कि भाई सरकारी ज़मीन कहाँ-कहाँ पर है, कोई इस पर अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है। अगर कोई कर रहा है ना? कभी ज़्यादातर मोस्टली तो ये होता है कि कोई ना कोई उनकी कंप्लेंट कर देता है गाँव में से, तो आपके पास एप्लीकेशन आ जाता है, फिर उसको लेकर आप वहाँ देखिएगा। अगर आप कब्ज़ा छुड़ा सकते हो तो छुड़ा दीजिएगा। अगर क्योंकि कब्ज़े 2 तरीके हो सकते हैं, हो सकता है वो अभी लेटेस्ट कब्ज़ा हुआ हो 2-4 दिन में, महीने में, 2 महीने में, तो वो जो है आपका लेटेस्ट वाला है, तो उसको हटवा हटवा दिया जाता है। ठीक है, आपके स्तर से नहीं हट पा रहे, आप तहसील में इन्फॉर्म करिएगा, तहसीलदार सर को करिएगा, कानूनी राजस्व निरीक्षक को करिएगा, तो फिर वो एक टीम बन जाती है, टीम उसको हटवा सकती है, ठीक है? चलिए, तो अब कब्ज़े फिर 2 अस्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है। अस्थायी से मतलब भई कोई मान लो 4 साल पहले मकान बना हुआ है, 10 साल पहले, 20 साल पहले मकान बना हुआ है, तो अब वो मकान बना हुआ है, तो उसको हम डायरेक्ट रूल में नहीं है कि आप उसको हटवाइएगा, उसका ये है कि आप उस पर मुकदमा करिएगा। तहसीलदार ने माननीय तहसीलदार न्यायालय में आप उसका रिपोर्ट दे सकते हो बनाकर कि ये जो है अवैध कब्ज़ा है। फिर उनको समय दिया जाता है, जिसका वो मकान है, वो अपना साबित करेगा कि वो मकान वास्तव में जो कि ग्राम सभा की भूमि में, सरकारी ज़मीन में नहीं है, वो खुद साबित करेगा। हालाँकि अगर आपने रिपोर्ट की है, तो जाँच करके रिपोर्ट की है, तो वो आप सही पाते हो, उनको फिर तहसीलदार बेदखल कर देते हैं बाद में, न्यायालय द्वारा उनको बेदखल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद टीम बनती है, तब उनको हटवाया जाता है, ठीक है? तो कभी आप ऐसा मत करिएगा कि किसी का 10 साल पुराना, 15 साल पुराना मकान है, उसको जाते ही सरकारी ज़मीन में है तो मत हटवा देना, ठीक है? उसका जो प्रोसीजर है यही है कि वो आप पहले तहसीलदार सर को उसकी रिपोर्ट दीजिएगा, नक्शा बनाकर, ठीक है? कि इस जगह पर जो है उनका अवैध कब्ज़ा है। फिर ये अस्थायी कब्ज़ा है। अस्थायी ऐसा हो सकता है कि किसी ने अभी मान लो
क्या किया है कि उसमें चारा बो दिया है, कोई फसल बो दी है, गन्ना बो दिया है, गेहूँ बो दिया है, ठीक है? या फिर कोई अपना कुछ ऐसा कूड़ा-करकट वगैरह डाल दिया है, या फिर कोई भराव कर लिया है, ठीक? तो ये जो है मतलब इस तरह के अ, अवैध कब्ज़ा है, अस्थायी। तो उसको तो अस्थायी को तो तुरंत हटाया जाता है। आप जो है रिपोर्ट कर दीजिएगा तहसील में, टीम बनेगी, वो हटा देगी, ठीक है? आप अपने स्तर से हटा सकते हो तो हटा दीजिएगा, नहीं तो आप लिखित में दे दीजिएगा। तो ये 5वां काम था आपका कि ग्राम सभा की भूमि की रक्षा करना। देखिए जो छठा काम है, आपको ये समझिएगा कि 1 हफ्ते में लगभग 4 बार ऐसा होता है कि औसतन मैं आपको बता रहा हूँ, 4 नहीं 3-4 बार ऐसा हो जाता है कि पुलिस विभाग द्वारा आपके पास कोई एप्लीकेशन भेजी गई है, कोई मान लो आदमी है वो आपराधिक गतिविधि में संलिप्त है और उसने जो है कोई मतलब कहीं पर लूट-फाट की है, तो उससे अंदेशा होता है कि इसने पहले भी की होगी, तो उसकी संपत्ति की जाँच होती है कि इसकी संपत्ति जो है कितनी है उसके पास और ये पहले कितनी थी, इनके पिता से इनको कितनी मिली है। तो उसकी जाँच के लिए आपको कुछ भेजा जा सकता है, एप्लीकेशन भेजी जा सकती है या कोई आपसे रिपोर्ट माँगी जा सकती है कि इनकी संपत्ति का ब्यौरा दीजिएगा। तो वो आपको हफ्ते में 1 2-3 केसेज़ इस तरह से मिल जाते हैं। तो वो अपना जो आपके पास रिकॉर्ड है उसमें देख के आप भेज सकते हो। दूसरा सरकार द्वारा भी कुछ सूचना माने माँगी जाती है। हफ्ते में ऐसा हो जाता है कि 2 1-2 वो हो जाता है, 1-2 पुलिस के केस हो जाते हैं। तो औसतन 3-4 3 मान लीजिएगा औसतन हफ्ते में। तो ये हो जाता है। तो सरकार द्वारा जो माँगी गई कुछ सूचना है, जैसे आपसे माँग लेगा कि भई आपके रिकॉर्ड में जो है बताइएगा कितनी सरकारी ज़मीन है, या कि किस-किस एक पर्टिकुलर नाम दे देगा कि बंजर के नाम से आपके रिकॉर्ड में, आपके क्षेत्र में आपके जो पोस्टिंग एरिया है वहाँ पर कितनी ज़मीन है, वो रिपोर्ट माँग ली जाती है। ठीक है? वो आपसे और भी पूछ सकता है कुछ भी कि पट्टे की ज़मीन कितनी है या बंजर कितनी है ना? और भी अलग-अलग जिस पर पानी भरा होता है वो कितनी है, जैसे जोड़, नाली और आपका अ, राजवाहा वगैरह। तो ये इनकी रिपोर्ट माँगी जा सकती है, ठीक? तो ये आपका छठा काम था कि उस पर भी आपको रिपोर्ट लगभग ये डेली रूटीन ही है एक तरीके से कि क्योंकि लगभग औसतन 3 मान लीजिएगा 1 हफ्ते में, ठीक है? तो ये छठा काम था। 7वाँ देखिएगा, आपको जो है मान लो कोई आदमी है, 2 भाई है, उनका दोनों का एक ही ज़मीन में नाम चल रहा है, वो अलग-अलग कराना चाहते हैं। सपोज़ करिएगा 4 बीघा ज़मीन है, 2-2 बीघा अलग-अलग अब कराना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं ज़मीन तक़सीम बोलते हैं उसको, तक़सीम, डिवाइडेशन बोल सकते हैं। तो डिवाइडेशन उसके लिए जो है मिनिमम उप जिलाधिकारी न्यायालय में जो है वो आदमी जो किसान है वो एप्लीकेशन देगा, फिर आपसे रिपोर्ट माँगी जाती है। तो ये हालाँकि ये कभी-कभी का होता है। मान लीजिएगा उसको 2 महीने में कभी 1 आध केस इस तरह का आ जाता है, ठीक है? तो कोई ज़्यादा बड़ा गाँव है तो 1 महीने में मान लीजिएगा, कभी-कभी 3 महीने में भी हो जाता है। तो इसको हम डेली रूटीन का नहीं कह सकते, लेकिन ये भी आपका एक काम है। फिर देखिए एक कोई प्रस्ताव से संबंधित हो सकता है। प्रस्ताव से मतलब सपोज़ करिए आपके जिस पोस्टेड विलेज में जहाँ आपकी पोस्टिंग है, वहाँ पर बारात घर नहीं है, कोई बारात घर बनना है। वहाँ के जो सांसद निधि से कोई पैसा आया है या किसी दूसरी निधि से पैसा आया है, तो वहाँ पर बारात घर बनना है। तो उसके लिए आप लेखपाल द्वारा बताया जाता है कि वहाँ जो है कौन-सी ज़मीन है सरकारी जो खाली है और जो वहाँ बारात घर के लिए उचित है। या फिर मान लो कोई खेल का मैदान बनाया जाना है, स्टेडियम बनाया जाना है या फिर कोई सरकारी संस्था बनाई जानी है, स्कूल बनाया जाना है, पुलिस चौकी बनाई जानी है, पुलिस थाना बनाया जाना है, ठीक है? और भी कुछ हो सकता है, सरकारी संस्थान हो सकते हैं या कोई सार्वजनिक उपयोग की संस्था हो सकती है। तो उसको अगर बनाया जाए जैसे अभी अ, नलकूप जो आपका पानी की टंकी है, वो लगी है लगभग सभी जगह पर लगी है, हर गाँव-गाँव में लगी है। तो इन सब के लिए जो है हमें ज़मीन का प्रस्ताव बना के देना होता है। प्रस्ताव से मतलब जो ग्राम पंचायत के जो अ, सदस्य होते हैं जिसको आप मेंबर बोलते हैं, वे और ग्राम प्रधान उनकी प्रेजेंटेशन में एक मीटिंग आयोजित होती है और वो सब अपनी सहमति अगर 50% से ज़्यादा कर देते हैं जो मेंबर होते हैं, तो प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है? लगभग मोस्टली हो ही जाता है क्योंकि गाँव के विकास की बात होती है तो सभी लोग कर देते हैं।
तो इसमें लेखपाल की बड़ी भूमिका होती है, जगह वही बताते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा एक काम होता है आपका, ये मैंने 8वां काम आपको बताया। फिर देखिए 10वें काम पे अगर हम आए, तो ये आपका ये मानिएगा फिक्स टाइम का काम होता है कि आपको 1 साल में जो है 3 बार ये काम करना होता है। जैसे फसल का जो हमें पता है 1 साल में 3 फसल होती है, कौन-कौन सी होती है भैया? तो एक जो है देखिए, एक होती है खरीफ, रबी और जायद, ये 3 फसल होती है। तो तीनों फसलों का हमें क्या करना होता है, इसका रिकॉर्ड तैयार करना होता है। उसको हम जिसमें इसको रिकॉर्ड को तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं खसरा। आपके गाँव में जितने भी खेत है, जितनी भी जगह है, उन सब का कोई ना कोई लैंड नंबर होता है। वो लैंड नंबर आपके खसरे में होता है और उसी के सामने आपको लिखना होता है कि रबी में जो है इतने फसल गेहूँ की बोई गई, वो गेहूँ की बोई गई है, रबी में इतनी गेहूँ सरसों इतनी फसल सरसों की बोई गई है। और जब खरीफ का समय होता है, तो खरीफ में आपको लिखना होता है कि इतना गन्ना बोया गया है और इतना जो है धान बोया गया है, इतने जो है आलू बोए गए हैं, ठीक है। फिर रबी के बाद फिर जायद आती है, उसमें आपकी जो बेल वाली फसलें होती हैं, जैसे खीरा, कद्दू, ककड़ी, लौकी है ना, ये सब। तो ये सब उसमें आता है आपका जायद में। तो फिर जायद का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है। तो खरीफ की मैं बात करूँ तो ये 10 अगस्त से 10 सितंबर तक आपको कर लेना होता है। रबी की मैं बात करूँ तो 10 जनवरी से 15 फरवरी तक करना होता है। और जायद की बात करूँ तो हमें रिकॉर्ड 1 मई से 31 मई तक मेंटेन कर लेना होता है, ठीक। फिर हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद ये इसका जो ब्यौरा है, इसका जो टोटल जो बनता है, वो हमें सबमिट कराना होता है कार्यालय में, ठीक है। चलिए, ये हमारा डेली रूटीन वर्क नहीं है, ये फिक्स है, 1 साल में हमें 3 बार करना होता है। टाइमिंग मैंने बताया कब-कब होता है, ठीक है। एक काम हमारा इसी तरीके से और है, जमाबंदी। जमाबंदी से मतलब क्या होता है कि जो सरकार होती है, वो ज़मीन पर क्या लेती है? टैक्स लेती है। उसको हम क्या बोलते हैं? लगान बोलते हैं, मालगुजारी बोल देते हैं। तो ये आज भी जाता है, लेकिन ये उससे जाता है जिनके पास से 18 बीघे से ज़्यादा ज़मीन होती है, ठीक है। तो 18 बीघे का मतलब 1.5 हेक्टेयर से थोड़ा कम होती है। 14-21 लगभग 1.5 हेक्टेयर से थोड़ा कम होती है, ठीक है। तो सवा हेक्टेयर से ज़्यादा और 1.5 हेक्टेयर से कम होती है। तो जिनके पास ज़मीन इतनी होती है, तो उन पर लगान बनता है। वो लगान लेखपाल डिसाइड करता है, खतौनी में लिखा हुआ होता है। तो जो कितना-कितना है, वो एक पूरा रिकॉर्ड जो है वो तैयार कर लेता है कि आपके गाँव में ऐसे कितने लोग हैं जिनसे हमें ये वसूल करना है, ठीक। तो हमें वसूल नहीं करना होता, हमें सिर्फ़ ये तैयार करना होता है कि किस पर जो है कितना लगान बना है, कितना टैक्स बना है ज़मीन का। वो फिर हम अमीन को दे देते हैं, वो रजिस्टर बना के, और वो फिर वसूली करने का जो काम होता है, उसको टैक्स को कलेक्ट करने का जो काम होता है, घर-घर जाकर, वो अमीन का काम होता है, ठीक है। तो देखिए, ये काम था हमारा 11वां, ठीक है, जमाबंदी का। 10वां काम था रिकॉर्ड, फसल का रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसमें खरीफ रबी जायद। 10वां ये था और 11वां जमाबंदी का हुआ, ठीक है। अब देखिए, फिर हम 12वें काम पे आते हैं। तो 12वें काम में देखिएगा आपको, 12वां काम क्या है कि आपके आपके जो कर्तव्य, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ अन्य दूसरे विभागों में भी होती है, दूसरे विभागों के प्रति भी होती है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या-क्या है, किस-किस विभाग के प्रति? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में मैं बात करूँ, तो वहाँ भी स्वास्थ्य विभाग के प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? मान लो आपके क्षेत्र में कोई महामारी फैल गई। महामारी से मतलब ऐसी बीमारी जो मतलब एक से दूसरे में आती जा रही हो। तो वो जो है, जैसे हैजा हो सकता है, प्लेग हो सकता है, ठीक है, अभी कोविड आया था, या और कोई और अदर हो सकता है। तो आपको जो है उसकी सूचना जो स्वास्थ्य विभाग है उसको देनी होती है। तो ये कभी-कभी केस इन केस हो जाता है। अब देखो, ये महामारी ऐसा तो नहीं है कि हर साल फैले ही, तो कभी-कभी हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो उसकी भी सूचना आपको देनी होगी, ठीक है। और फिर जो वैक्सीनेशन होता है बाद में, उस महामारी को रोकने के लिए, उसमें फिर लेखपाल का सहयोग, अगर संबंधित जो चिकित्सा अधिकारी वो चाहे तो लेखपाल का सहयोग मिलता है। जैसे लेखपाल का काम अब ये तो है नहीं कि भाई वो सिरिंज लगाएगा, इंजेक्शन देगा, टीका देगा सबको, ये नहीं होता। उसका काम इतना होता है कि गाँव में जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित करे कि भैया आप जो है ये वैक्सीन लीजिएगा, इसका प्रॉफिट है, इसमें महामारी से बचाव होगा। फिर देखिए, 13 नंबर पे हम आए तो पशु स्वास्थ्य विभाग के प्रति भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। उनके प्रति हमारा कर्तव्य होता है। जैसे मान लो पशुओं में कोई महामारी आई है, एक रिंडर पेस्ट होता है, ये बैल बैलम जो बैल पशु होता है उसमें ये रोग होता है।
महामारी होती है एक तरीके से। दूसरा एंथ्रेक्स बोगमा, ये जो है पशुओं में जो बुखार आता है, ये वो महामारी है एक तरीके से। गलघोंटू, इसको हम ब्लैक क्वार्टर भी बोलते हैं। तो ये पशुओं की बीमारी होती है और ये एक तरीके से महामारी के रूप में चलती है, एक से दूसरे में शुरू हो जाती है। तो ये अगर इस तरह की कोई महामारी पशुओं में आपको अगर क्षेत्र में मिलती है तो उसकी सूचना आपको स्वास्थ्य विभाग, पशु स्वास्थ्य विभाग को देनी होती है, ठीक है। या फिर आप अपने मजिस्ट्रेट को दे दीजिएगा, ठीक है। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आप इनको जो है एप्लीकेशन अपना रिपोर्ट बना के दे दीजिएगा, ठीक है। एक कॉपी अपना, आज तो मोबाइल है, मोबाइल में अपनी कॉपी रख लीजिएगा, बहुत सारी पीडीएफ के रूप में आपकी सेफ रहती है, बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, ठीक है। ताकि इन फ्यूचर कभी ऐसी बात है कि आपने नहीं दी तो आपकी वो सेफ्टी के लिए होता है, ठीक। या फिर खो जाए तो आप दोबारा से दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो देखिए ये 30 नंबर का वर्क जो था। फिर हम आते हैं 14, आबकारी विभाग से संबंधित भी आपकी ड्यूटीज होती है। तो देखो ये ऐसे काम चल रहे हैं कि ये रोज के नहीं है, कभी 8 साल, 10 साल, 20 साल, 50, पता नहीं, हो सकता है कभी किसी के टाइम में ना भी है, लेकिन कुछ ये होता है। आबकारी विभाग के प्रति जिम्मेदारी होती है। अगर मान लो कोई आपके क्षेत्र में कोई ड्रग्स का जो उत्पादन है वो किया जा रहा है, या कोई ऐसी खेती है जो अलाउड नहीं है, जैसे अफीम है या कोई मादक औषधि वगैरह होती है, ठीक है। तो ऐसी अगर खेती की जा रही है तो वो प्रति बिना लाइसेंस के, तो वो जो है उसकी सूचना आप अपने संबंधित, अपने जो मजिस्ट्रेट है, अधिकारी है, उनको आप दे सकते हो, या फिर सीधा आबकारी विभाग को दे सकते हो, ठीक है। हालांकि उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो वहाँ अल्मोड़ा और नैनीताल भांग की खेती में वहाँ रिलैक्स मिला हुआ है, उनको अलाउड होता है, ठीक। तो हालांकि हम यूपी की बात कर रहे हैं, वहाँ छोड़िए। फिर हम नेक्स्ट आए तो 15 नंबर का वर्क है आपका चुनाव के प्रति, ठीक है। चुनाव संबंधी या फिर विधायिका विभाग, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, इसमें जब चुनाव होगा तो लेखपाल का महत्वपूर्ण काम होता है कि वहां पर बूथ बनवाने। हालांकि जब आप बूथ बनवाते हो तो उसका आपको भुगतान मिलता है, ठीक है, क्योंकि आप सामान लाते हो, रस्सी लाते हो उनको बनाने के लिए जो है, ठीक। हालांकि आपके बहुत सारे लोग वहां जानने वाले हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ बहुत सहयोग मिलता है गाँव वालों का, अगर आपका व्यवहार अच्छा है। तो व्यवहार मेन चीज होती है नौकरी में, जो है किसी भी जगह पर व्यवहार बहुत बड़ी भूमिका रखता है। जो काम नहीं हो सकता वो दूसरों से अपना आप अच्छा व्यवहार करके करा सकते हैं। तो ठीक है, चुनाव में जो है आपको बूथ बनाना होता है, और प्रति बूथ के हिसाब से, जैसे मान लो एक स्कूल है उसमें 2 बूथ लगे हैं, तो प्रति बूथ के हिसाब से आपको भुगतान मिलता है। 2 बूथ है, 2 बूथ के हिसाब से मिलेगा, 4 बूथ है, हालांकि 8-8, 10-10 बूथ हो जाते हैं 3-4 गांव में, और मिनिमम औसतन 3 गांव आपके पास होते हैं, ठीक है। तो लगभग एवरेज हम मान सकते हैं 10 से 12 बूथ बनते हैं, और प्रति बूथ के हिसाब से भुगतान मिलता है, कोई समस्या वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो ये था आपका 15 नंबर का वर्क चुनाव संबंधी। 16 नंबर पे आए तो देखिए कृषि विभाग के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है, वहाँ भी कर्तव्य होते हैं। जैसे अभी एक योजना चल रही है, किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना क्या है कि उसमें 6-6 हज़ार रुपये सभी कृषकों को दिए जा रहे हैं। उसमें पहले तो जमीन की लिमिट थी कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर वो लिमिट खत्म कर दी गई। तो देखिएगा अब उसमें शर्त ये है कि वो किसान होना चाहिए, और किसान की पहचान क्या है कि उसके नाम जमीन होनी चाहिए आपके रिकॉर्ड में। तो इस चीज की जो है जानकारी कौन देगा, वो लेखपाल ही देगा। तो हालांकि काम कृषि विभाग का है, तो लेखपाल की भूमिका इसमें यही है कि वो उसमें देख के बताएगा कि इनके नाम जमीन है या नहीं है, कितनी है वो लिख के देगा, अपने साइन सिग्नेचर करके देगा, ठीक है। तो कृषि विभाग के प्रति जिम्मेदारी, पुलिस विभाग के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। 17 नंबर पे है तो पुलिस पुलिस विभाग में है। तो पुलिस विभाग में देखिएगा, अगर मान लो कोई आपके क्षेत्र में कोई दंगा हो जाता है, कोई स्थिति भयावह हो जाती है, कोई मर्डर, हत्या हो जाती है, तो आपको आपके आपका जो दायित्व है वो सिर्फ ये है कि अगर वहाँ आवश्यकता हो, आपसे मांगे तो आप उसका जो है नक्शा बना के दे सकते हो। हालांकि जरूरी नहीं होता कि आप उस पर सिग्नेचर करें आपसे, क्योंकि वो काम सिर्फ आगे फिर पुलिस विभाग का होता है, उसमें जांच करना। स्थल पर, किस स्थल पर घटना हुई है वो थोड़ा आप उसका डायग्राम बना के दे सकते हो। हालांकि आवश्यकता नहीं होती, पुलिस पहुंच जाती है मौके पे, लेकिन फिर भी अगर मांगे तो पुलिस विभाग, तो उस पुलिस विभाग के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी होती है। हमें पुलिस विभाग से बहुत सपोर्ट मिलता है। कोई केस हो, कोई भी दिक्कत हो आपको, तो तुरंत आपको पुलिस मुहैया कराई जाती है। ये तहसील स्तर से आपके जो अधिकारी है, आप उनको 2 लाइन लिख के दे दीजिएगा कि इस काम को कराने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता है।
हालाँकि डायरेक्ट भी आप संबंधित थाने चौकी में बात करोगे तो आपको मिल जाती है, ठीक है? तो देखिए ये आपके कुछ काम थे जो लेखपाल के जो मेजर कुछ काम है। अब देखिए ये इनके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई आप जितना अपना प्रतिबद्धता से काम करोगे, ज़िम्मेदारी समझ के आप अपना काम करोगे तो वो उतना जल्दी फिनिश हो जाता है। आप लेट करोगे तो लेट पे लेट फिर काम पे काम बढ़ता चला जाता है, फिर वो इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, उसमें फिर समस्या आती है। तो देखिए प्रेशर जो क्रिएट होता है वो आपका तहसील वर्क में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो हमारी वजह से होता है। हम नहीं कर पाएँगे कुछ दिन तो दिक्कत होगी, ठीक है? तो मैं देखिए ये कह सकता हूँ कि भाई फील्ड में आप काम करिएगा। फील्ड में आपने जो काम किया आप घर पे आके 3 घंटे काम कर लीजिएगा। मतलब 3 घंटे, 2 घंटे कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं भी करेंगे तो काम चल जाता है, ठीक है? तो अगर आप रेगुलर 2 घंटे घर पे आके काम कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि आपका काम पेंडिंग रहता है। क्योंकि फील्ड में बहुत सारे काम खत्म हो जाते हैं। तहसील में हो, आप तो तहसील में बैठ के बहुत सारे काम खत्म कर लेते हो, ठीक है? चलिए तो देखिए प्रेशर जो क्रिएट होता है वो सिर्फ़ हमारी वजह से क्रिएट होता है। तो देखिए ये था आप अब इसमें खुद आप अनुमान लगा सकते हो कि आपके ऊपर क्या प्रेशर, ये था हमारा तहसील वर्क प्रेशर, ठीक। अब देखिए दूसरी मैं बात करूँ तो हमारा राजनीतिक जो पॉलिटिकल प्रेशर है, राजनीतिक दबाव क्या हम पे हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए इसके लिए मैं ये कहूँगा कि भई पहले तो वो कौन लोग हैं जो हम पे जो राजनीति से संबंधित है, पॉलिटिकल लोग हैं, हम पे जो दबाव बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर सबसे जो अब नींव है जो वो है ग्राम प्रधान, ठीक। तो देखिए ग्राम प्रधान से लगभग हमें अपने आप ही संबंध अच्छे बना के रखने चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर कोई समस्या क्रिएट होती है तो हमें सबसे पहले वहीं से सहयोग मिलता है। किसी आपको सामान की आवश्यकता है, भई कोई जगह आप कोई अतिक्रमण हटवाना है, आपको जेसीबी की आवश्यकता है या किसी ट्रैक्टर की आवश्यकता है या कोई मान लो उसको क्या बोलते हैं उसको रूटरी है ना? वो इकसार मतलब किसी चीज़ को ध्वस्त करने के लिए। तो मतलब हालाँकि ये सब ऐसे नहीं आप अपने विवेक से नहीं करते हो, अगर वो लीगल है, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक? तो इसमें ग्राम प्रधान की भूमिका ज़्यादा होती है। मान लो किसी मज़दूर की आवश्यकता है, तो ग्राम प्रधान की भूमिका ज़्यादा होती है। तो उनसे तो हमें जुड़ के रहना चाहिए और उनके द्वारा जो अगर कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई काम कहा जाता है और अगर लीगल है, तो आप उनको करिएगा और अगर नहीं है, तो आप उनको स्पष्ट मना कर दीजिए कि प्रधान जी ये जो काम है, वो लीगल नहीं है। इसमें थोड़ा समस्या हो सकती है। उनको जो समस्या है वो बता दीजिएगा। दूसरा हम प्रधान के ऊपर हम बात करें तो ब्लॉक प्रमुख से जो है काफ़ी आपको फ़ोन वग़ैरह या फिर प्रत्यक्ष रूप से बातचीत हो सकती है। क्योंकि अब देखिए लोग जो है उनको वोट दिया है बीडीसी जो इलेक्शन है, फिर वो बीडीसी प्रमुख ब्लॉक प्रमुख चुन लेते हैं। तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली जो है लोगों का उनसे संबंध रहता है, ठीक है? इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी है। तो अ, उनके माध्यम से आप पर कोई फ़ोन आ सकता है कि भई ये काम करना है, नहीं करना है, ठीक है? नहीं करने के लिए तो कभी नहीं आता, सारे काम यही होता है कि ये काम कर दीजिएगा, ठीक? तो देखो सबसे पहले आपको यही देखना है कि भई वो काम लीगल है या इल्लीगल है, ठीक? लीगल है करिएगा, इल्लीगल है तो आप उनको बता दीजिएगा कि सर ये कोई अलाउड नहीं है, ठीक है? दूसरा कभी-कभी जो है हो सकता है देखिए आपका विधायक, यहाँ तक कि सांसद महोदय जो है, उनका भी आप पर फ़ोन आ सकता है। हालाँकि अगर देखें तो प्रोटोकॉल तो नहीं है। प्रोटोकॉल तो ये है कि भई एक सांसद जो है वो जिलाधिकारी महोदय को, डीएम सर जो होते हैं उनको फ़ोन करे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो लो ये जो सांसद है और जो मतलब एमपी, एमएलए या जो भी है, ये भ्रमण पर निकलते हैं। तो आपके क्षेत्र में मान लीजिएगा इनका दौरा है, वहाँ पर मौके पे गए, कोई काम किसी आदमी का नहीं हो पाया, वो अ, किसी अ, किसी बाउंडेशन की वजह से नहीं आ पाया या वो लीगल नहीं है, इल्लीगल नहीं है, लीगल या इल्लीगल जैसे भी है, वो नहीं हो पाया तो उसी काम के लिए लोग वहाँ पर सोर्स लगवाएँगे, उनसे बोलेंगे। तो हो सकता है उस कंडीशन में उनके सामने वो आपको डायरेक्ट ही फ़ोन कर दे, अगर वो आपके स्तर का काम है, कि लेखपाल महोदय ये काम आप कर दीजिएगा। तो देखो सांसद और जो मतलब एमपी और एमएलए सबके फ़ोन आ सकते हैं। ज़्यादातर ये तब होगा जब चुनाव आपके आस-पास होंगे, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि चुनाव आस-पास हो, कभी इन केस दूसरी कंडीशन में भी हो सकता है। हालाँकि प्रोटोकॉल यही है कि वो डीएम सर को फ़ोन करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास आता है तो देखिए मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रेशर कभी भी असभ्यता से बात मत करिएगा, ठीक? किसी का भी कोई फ़ोन आता है, आप
उसको अटेंड करिएगा। आप फ़ोन अटेंड करोगे तो पहली समस्या यही खत्म हो जाएगी कि आपने फ़ोन अटेंड कर लिया। नहीं तो एक समस्या ये और बन जाती है कि आप फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे हो, तो मतलब कहीं न कहीं आप गलत साबित हो जाते हो। फ़ोन अटेंड करिएगा, सभ्यता से बात करिएगा, फिर उनका प्रश्न पूछिएगा कि जी बताइएगा, और वो आपसे बोलेंगे कि ये काम नहीं हुआ, तो आपके व्यूज़ में डेफ़िनेटली वो काम ऑलरेडी होगा, क्योंकि लोग वहाँ तभी जाते हैं जब वो काम नहीं होता। आपसे आपके पास वो पहले आ चुके हैं, इसका मतलब अगर वहाँ गए, डायरेक्ट लोग ऊपर नहीं जाते, ठीक है? डायरेक्ट जो है हाई कमान नहीं जाते, वो सिर्फ़ सोर्स के लिए जाते हैं कि उनका काम हो जाए। पहले वो सीधे लेखपाल या फिर तहसीलदार सर या एसडीएम सर, वो पहले तहसील में ही चक्कर लगा लेते हैं। तो अगर वहाँ गए हैं तो वही कॉमन सी बात है, आपकी नॉलेज में वो काम होगा। तो आप उनको बता दीजिएगा अगर वो इल्लीगल है, ठीक है? और अगर लीगल है तो आप उस काम को कर दीजिएगा। प्रेशर जो क्रिएट होगा वो सिर्फ़ हमारी वजह से क्रिएट होगा। अगर वो सही काम है, हम उसको नहीं कर रहे हैं तो वही प्रेशर क्रिएट होगा। या मान लो कोई हमसे हो सकता है ऐसा, हालाँकि देखो आचरण नियमावली जो होती है उसमें हमें अपना व्यवहार सही रखना है। उसमें जो किसी का काम है वो बिल्कुल हमें करना है, अगर उसका कोई हमें एप्लीकेशन प्राप्त होता है, तो आप जो है उनको अपना सभ्यता से, अपना ईमानदारी के साथ उनको बता दीजिएगा कि इनका आप या तो एप्लीकेशन डलवा दीजिए, उनको मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं इनका काम कर दूँगा। नहीं होने वाला है तो आप उनको समझाने का प्रयास करिएगा, ठीक है? चलिए, तो देखिए ये प्रेशर फाइनली प्रेशर जो है हमारी वजह से क्रिएट होता है, हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, तो प्रेशर क्रिएट बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए ये प्रेशर जो था, ये मैंने आपको थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर के बारे में बताया कि पॉलिटिकल प्रेशर जो है आपका तभी बनता है जब किसी का काम नहीं होता। वो सिर्फ़ लोग काम कराने के लिए वहाँ जाएँगे, तभी प्रेशर क्रिएट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर मतलब आप जो है उसको काम को कर दीजिएगा। देखिए, अब इसके मैं तहसील से बात करूँ तो तहसील में अधिकारी जो है हमारे, उनका प्रेशर कितना हो सकता है? तो देखिए उनका प्रेशर भी कब होगा? जब होगा जब हमने काम नहीं किया है। वो अधिकारी जो है वो फ़ोन करेंगे आपको, कहेंगे कि भई ये काम कर लो, ये काम करना है, इसकी समय सीमा है। तो कोई भी जो है अब आपको फ़ोन करेगा इसीलिए करेगा कि कोई काम अगर नहीं हुआ, तो तभी करेगा। तो आप अपना प्रतिबद्धता से, समय से जो है आप अपना ईमानदारी से काम करिएगा, और आपको डेफ़िनेटली जो है कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। अगर कोई समस्या होती है तो वो हमारी वजह से होती है, या तो हमारा व्यवहार सही नहीं है, हम जो है या तो हमारा व्यवहार सही नहीं है, या हम समय से अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं फाइनली जो है अब आपसे यही कहूँगा कि प्रेशर जो है, ईमानदारी से काम कर रहे हो, कोई प्रेशर नहीं होगा, और अगर कहीं न कहीं हमारी जो नीयत है उसमें बेईमानी है, उसमें हम अपने जो वर्क में जो है हम दिक्कत कर रहे हैं, तो तब हमें प्रेशर बनता है जब हम काम अपना समय से नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि ईमानदारी से काम है तो प्रेशर नहीं है, ना आपका राजनीतिक है, ना आपका वर्क प्रेशर है। लेकिन नौकरी है तो काम है, तो काम, नौकरी में काम करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि नौकरी में आए हो तो सरकार आपको 30, 35, 25 जो भी आपको सैलरी दे रही है, तो वो आपको किसी ना किसी काम के मिल रहे हैं, ठीक है? आप इतना मेहनत से काम जो है कहीं मज़दूरी में करोगे तो आपको उतना नहीं मिलता। हालाँकि बिज़नेस में जाओगे तो वो एक अलग बात है, तो बिज़नेस को जमाने के लिए भी बहुत समय लगता है। तो ठीक है, अपना ईमानदारी से काम करिएगा और नो टेंशन रहिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई एक अच्छे से टॉपिक के साथ में, जो भी आप कमेंट में लिखोगे। ठीक है, जय हिंद।